स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का सबसे बड़ा बैंक द HDFC, मार्च का महीना कुछ अच्छा नहीं रहा इनके लिए। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्होंने ही 48 करोड़ के शेयर्स इनके डंप कर दिए हैं एंड मार्च क्वार्टर में इसका शेयर प्राइस 26% से यहां पर गिरा है। और जिसमें सबसे बड़ा जो ट्रिगरिंग पॉइंट यहां पर देखने को मिला है वो है इनके चेयरमैन का रेजिग्नेशन, जहां पर उन्होंने कहा पहले कि कुछ पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स की वजह से जो एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा उनका और कंपनी का, उसकी वजह से वो अपना रेजिग्नेशन यहां पर देते हैं। एंड जैसे ही रेजिग्नेशन दिया गया था उस समय पर सडनली जो पूरी की पूरी कंपनी के शेयर मार्केट की वैल्यू है वो कोलैप्स होना शुरू हो गई थी। बट कुछ ही समय बाद उन्होंने ये भी कहा कि कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। बट क्या सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के चलते ये जो पूरा सिलसिला हमें देखने को मिला है शेयर डंपिंग का, इनके शेयर क्रैश होने का, क्या सिर्फ और सिर्फ वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेसिस पर होगा, या उसके अलावा और भी कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं जिनकी वजह से इस बेहमत ऑफ द बैंकिंग सिस्टम के बहुत सारे कंसर्न सामने आ रहे हैं? तो इन्हीं कंसर्न्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे एंड समझेंगे कि एग्जैक्टली जो पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर है किस तरीके से काम कर रहा है एंड कैसे फ्यूचर की क्या प्रोजेक्शंस यहां पर इसके लिए रखे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर बैंक इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको जो रेगुलेट करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा एक पर्टिकुलर लिस्ट निकाली जाती है जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स, है ना, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIBs जिन्हें हम कहते हैं, कि ये वो बैंक्स हैं जो कि टू बिग टू फेल हैं। कितने बड़े बैंक्स हो चुके हैं कि अगर इनमें कोई क्रैक्स आए, इनमें कोई दिक्कतें आई, तो भैया पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम वहां पर बैठ सकता है। और बैंकिंग सिस्टम अगर बैठा तो इकॉनमी तो कोलैप्स करेगी ही करेगी। तो HDFC अमंग द प्राइवेट बैंक्स सबसे ऊपर इसमें देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट SBI और ICICI भी इसमें शामिल हैं। जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में बताइए इनकी जो तीनों की सीक्वेंस है रैंकिंग की वो किस तरीके से है, जरूर मेंशन कीजिएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब एक तरीके की कंपनी है जो कि यहां पर काम कर रही है, तो डेफिनेटली इनका स्टॉक मार्केट के जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, निफ्टी 50 एज वेल एज सेंसेक्स, दोनों में ही मेजर वेटेजेस हैं। तो जब भी इनके शेयर मार्केट में इनके प्राइस पर कोई चेंज आ रहा है या इनके शेयर्स बेचे जा रहे हैं, वो ओवरऑल मार्केट को यहां पर इंपैक्ट कर रही है बिकॉज वेटेज इतनी सिग्निफिकेंट है। एंड अपने बैंकिंग प्रेजेंस की बात की जाए इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो क्रिएट किया गया HDFC द्वारा, तो कोशिश की गई है कि हर एक स्टेट के हर एक मेजर शहर तक उसे पहुंचाया जा सके, जिसमें क्लोज टू 10,000 ब्रांचेस यहां पर उन्होंने अपनी एस्टैब्लिश कर ली हैं। एंड इन्हीं सभी फैक्टर्स के चलते ये बैंक उभर के सामने आता है एज अ टू बिग टू फेल बैंक। कितना बड़ा बैंक हो चुका है कि अगर ये फेल हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन फाइनेंस सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, उस पर एक मेजर क्राइसिस का इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है। बट इस पूरे सिनेरियो जो क्राइसिस की शुरुआत हुई है वो हुई कहां से है? तो यहां पर आते हैं 81 बॉन्ड्स, कि 81 बॉन्ड्स का मिस सेलिंग यहां पर किया गया है। एंड एज अ रिजल्ट HDFC ने उस मिस सेलिंग के चलते कुछ पर्टिकुलर लोगों को अपनी कंपनी से बाहर भी निकाल दिया बेस्ड अपॉन द एलिगेशंस कि उनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अभी जो 81 बॉन्ड्स इनको थोड़ा समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे इनका मिस सेलिंग हुआ एंड ये 81 बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या कहता है। तो पहली बात, ये बॉन्ड्स हैं क्या? देखिए, हर एक बैंक को अपने बैंकिंग ऑपरेशंस कंटिन्यू रखने के लिए, कुछ बफर्स मेंटेन करने के लिए कैपिटल मेंटेन करना होता है, मतलब उसके पास पैसा होना चाहिए। अब उसी पैसे को रेस करने के लिए, कैपिटल रेस करने के लिए बॉन्ड्स एक बहुत अहम टूल है, जो कि हम अपने फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ते हैं किस प्रकार का कैपिटल रेस करने के लिए इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग की जा सकती है। तो वैसे ही 81 बॉन्ड्स भी हैं, बट ये 81 बॉन्ड्स थोड़े डिफरेंट है नॉर्मल बॉन्ड से। किस तरीके से डिफरेंट है, आइए उनको थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली जब हम 81 बॉन्ड्स के केस में एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट यहां पर रखते हैं वो ये है कि दीज बॉन्ड्स आर परपेचुअल इन नेचर। परपेचुअल का क्या मतलब है? इनका कोई मैच्योरिटी नहीं रहेगा, जो कि हम ऑन एन एवरेज डिफरेंट बॉन्ड्स के केस में चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, नॉर्मल बॉन्ड्स के केस में चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। वो यही रहता है कि नॉर्मल बॉन्ड्स में देयर इज अ पर्टिकुलर मैच्योरिटी, कि आफ्टर दैट मैच्योरिटी जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो इसकी रिडेम्पशन यहां पर हो जाएगी, पैसा वापस मिल जाएगा इन्वेस्टर को। 81 बॉन्ड्स के केस में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरिटी, कोई मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जब तक बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तब तक वहां पर जो इन्वेस्टर है उसको एनुअल कूपन पेमेंट मिलती रहेंगी।
अब सिंस कोई मेच्योरिटी नहीं है, कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है कि कब ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस आएगा, तो इसी वजह से ये बॉन्ड्स बन जाते हैं हाई रिस्क के। अब ऐसे बॉन्ड्स जिन पे कोई मेच्योरिटी नहीं है, उनको अगर अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है तो जाहिर सी बात है कूपन रेट उन्हें ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा कि ज्यादा इंटरेस्ट वो पे करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर 81 बॉन्ड्स का, जिसके लिए इन्हें इशू किया जाता है। अब हालांकि फंक्शनिंग बाकी बॉन्ड्स जैसी है, बस मेच्योरिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर देखने को नहीं मिलता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि अगर बैंक्स द्वारा इस प्रकार के बॉन्ड्स रेज करके कैपिटल रेज किया गया है जो कि उनके टियर 1 कैपिटल का हिस्सा बनता है, और उस पर उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट्स, एनुअल कूपन पेमेंट्स यहां पर करनी है, तो इट इज अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक्स कि वो करना चाहें या ना। बट वो कब होगा जस्टिफाइड, कि अगर बैंक्स उतने प्रॉफिट्स मेंटेन नहीं कर पा रहा कि अपनी एनुअल कूपन पेमेंट्स नहीं कर सकता, तो उस प्रकार की पेमेंट्स को वो रोक भी सकते हैं। एंड अगर कोई मेजर क्राइसिस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उस समय पर वो कंप्लीट बॉन्ड्स को खारिज भी कर सकते हैं, राइट ऑफ भी कर सकते हैं, कि जहां पर इन्वेस्टर के लिए जो एक पर्टिकुलर एनुअल कूपन पेमेंट के चलते पैसा आ रहा था, वो सडनली पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट उनके लिए जीरो यहां पर हो सकती है। अब यही सिलसिला अगर आपको याद हो, यही सिनेरियो हमें देखने को मिला था यस बैंक के केस में भी, जहां पर मिस सेलिंग हुई थी। अब यहां पर मिस सेलिंग किस तरीके से हुई है, अब एचडीएफसी के पास क्रेडिट स्विस के कुछ एक पर्टिकुलर 81 बॉन्ड्स अवेलेबल थे, अब ट्रेडेबल हैं। तो यहां पर क्लेम क्या आता है, क्लेम ये आता है कि एचडीएफसी द्वारा ऐसे 81 बॉन्ड्स बाहर के इन्वेस्टर्स को बेचे गए, जिसके चलते एक क्लैरिटी नहीं डेवलप हुई कि ये 81 बॉन्ड्स हैं या नहीं। उनको क्या कहा गया कि भैया हाई यील्डिंग इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जिनमें आप पैसा लगाइए, आपको सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट के तौर पर यहां पर पैसा मिलता रहेगा। अब बॉन्ड्स किसके थे, क्रेडिट स्विस के। अब जैसे क्रेडिट स्विस का यहां पर डिफॉल्ट हुआ, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स किया, उसी समय पर हम क्या देखते हैं कि जितने भी आपके 81 बॉन्ड्स थे विच वर क्लोज टू 17 to 20 बिलियन डॉलर्स, इन कंप्लीट बॉन्ड्स का वाइप आउट यहां पर हो गया। एंड एज अ रिजल्ट जब यूबीएस ने उस चीज को एक्वायर भी किया, तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो इनकी फुलफिलमेंट नहीं करेंगे। वो क्रेडिट स्विस के साथ ही वो बॉन्ड्स भी यहां पर खत्म हो चुके हैं। पर दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है कि जब एचडीएफसी के ऊपर फिर यहां पर कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत सारे जो बाहर के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कंप्लेंट करना शुरू किया कि हमें यह नहीं बताया गया था कि ये बॉन्ड्स 81 बॉन्ड्स के नेचर के हैं। हमें बताया गया था कि भैया हाई यील्डिंग इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, अभी पैसा लगाइए, लंबे समय तक आपको इंटरेस्ट यहां पर मिलता रहेगा। और उसी के चलते दुबई के रेगुलेटर्स भी इस पूरे सिनेरियो में इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने भी यहां पर एचडीएफसी की जो फॉरेन बैंकिंग यूनिट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगा दी कि भैया आप नया क्लाइंट ऑनबोर्ड नहीं करेंगे, क्रेडिट नहीं देंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे। और उसके बाद से इसके ऊपर सिलसिला चलता ही रहा है। और एज अ रिजल्ट 2026 में जितने भी इस प्रकार के कंसर्न्स यहां पर रेज हुए, उसके चलते जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहां पर बताई गई, उन लोगों को यहां पर फायर भी कर दिया गया, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया। बट अब कंसर्न यही नहीं है कि यहां बॉन्ड्स की मिस सेलिंग हुई या उसका रिपोर्ट जब आया, जब लोगों ने कंप्लेंट किया तो उस पर इश्यूज हैं। इशू यहां पर बेसिकली किस चीज पर है, इशू है किस पूरे सिनेरियो में डिले बहुत ज्यादा हुआ है कि बॉन्ड्स की मिस सेलिंग की गई थी 2020-21 में, 23 में क्राइसिस डिटेक्ट हो चुके थे, फाइनली जाके जो एक्शन लिया गया वो 2026 में लिया गया है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि देयर इज सम गवर्नेंस इशू जो कि यहां पर प्रेजेंट है, जिसके चलते पहले एक्शन यहां पर नहीं लिया गया। कि जब दुबई रेगुलेटर ने डीआईएफसी की जो ब्रांच, जो एचडीएफसी की वहां की ब्रांच है, उसके ऊपर जब एक्शन लिया, उसके बाद इन्हें याद आया कि जी हां, हमें भी अपने एंड से अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार का एक्शन यहां पर लेना है। तो गलत हुआ, चलो वो तो मान लेते हैं, बट उस गलत होने पर एक्शन तब लिया गया जब चोरी वहां पर पकड़ी गई। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कंसर्न यहां पर इनके गवर्नेंस के इशू पर रेज किया जाता है। एंड हालांकि रिसेंटली यहां पर तो दुबई रेगुलेटर ने यहां पर कह भी दिया कि एचडीएफसी की जो डीआईएफसी ब्रांच है वो 5 साल तक शांत रही, जिसके चलते उन्होंने कोई एक्शन यहां पर नहीं लिया, और जो इंटीग्रिटी के स्टैंडर्ड्स यहां पर मेंटेन होने चाहिए थे वो किसी भी तरीके से मेंटेन नहीं हुए। एंड मे बी दैट इज द पॉइंट जो कि यहां पर आंतनु चक्रवर्ती जो चेयरमैन थे एचडीएफसी के, जब वो पर्टिकुलर अपना रेजिग्नेशन वहां पर रख रहे थे कि वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं, शायद वो इन्हीं कंसर्न्स को वहां पर हाईलाइट करना चाह रहे थे। अब जाहिर सी बात है वो इतना ओपनली नहीं कह पाएंगे, बिकॉज उनके ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा, शायद एनडीए अगर वहां पर साइन किया होगा। बट द पॉइंट इज इट इज अ वेरी बिग क्रैक इन द होल स्ट्रक्चर ऑफ दिस एचडीएफसी बैंकिंग सिस्टम, जो कि हमारे
देश के बैंकिंग सिस्टम का एक बेहमत यहां पर माना जाता है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक यहां पर माना जाता है। बट एज अ रिजल्ट अगर हम देखें कि यहां पर आरबीआई ने उस चीज के ऊपर क्या एक्शन लिया, अब आरबीआई का यहां पर यह कहना है कि देयर माइट बी सर्टेन कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग और द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द बैंक्स, बट जो कोर फंक्शंस हैं, जो बैंकिंग सिस्टम का फंक्शन है, उस पर एज सच कोई भी दिक्कत सामने नहीं आ रही, सभी चीजें सेफ हैं, डीएसआईबी का टैग इसका इंटैक्ट है, इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं है, खासकर डिपॉजिटर्स को यहां पर घबराना नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर यहां पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो भी रिजल्ट आएगा सबके सामने यहां पर बता दी जाएगी। तो एक तरीके से उस पूरे सिनेरियो को थोड़ा सॉफ्ट क्वेश्चन यहां पर आरबीआई ने डेफिनेटली किया, ताकि पैनिक सिचुएशन यहां पर खासकर डिपॉजिटर्स के केस में कंसर्न ना हो, क्रिएट ना हो और उसको अवॉइड किया जा सके। बट डू यू थिंक कि जो पूरा सिनेरियो यहां पर बिल्ड हुआ है या जो डिले हुआ है यहां रिएक्शन देने में, मिस सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स में जब कंप्लेंट्स आ रही थी, इट इज ओनली बिकॉज कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर यहां पर वीक है? मे बी ये भी हो सकता है कि भैया एचडीएफसी बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर कोई असर पड़ रहा है, इसलिए वो कोई एक्शन वहां पर ना लेना चाहते हो, ताकि जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। तो कुछ ऐसा भी रीजन यहां पर सामने आता है, और वो रीजन है 2023 के बाद का, जब एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक इन दोनों का मर्जर हुआ। अब उस मर्जर के बाद क्या कहानी देखने को मिली, क्या कंसर्न्स क्रिएट हुए, उसे हम क्विकली यहां पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए, कि एक बैंक है जिसका सीआरआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, इट इज जस्ट अबव द रेगुलेटरी मिनिमम। अब वो प्लान कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना अपनी लेंडिंग टू हाई रिस्क बोरोअर्स बिना किसी एडिशनल कैपिटल के रेज करते हुए। अब इस पर्टिकुलर डिसीजन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या हो सकता है? 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, यूपीएससी वैसे सवाल आपसे पूछ सकता है, तो चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर जरूर मेंशन कीजिए। एंड अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी यहां पर कर रहे हैं एंड इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट में अगर आप कुछ कंसर्न्स फेस करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंसर्न को एड्रेस करने के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। या फिर आप इस कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम इस प्रकार के कंसर्न्स को डिस्कस करते रहते हैं, अपने रिसेंट अपडेट्स शेयर करते हैं, मॉक क्वेश्चंस, स्ट्रैटेजीज, ये सभी चीज़ों की बात करते रहते हैं। एंड करेंटली 2027 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQ द्वारा P2I इनिशिएटिव का जो हमारा बैच है, नया बैच है, वो अनाउंस कर दिया गया है। शुरुआत उसकी माफी चाहूंगा 7 अप्रैल से यहाँ पर शुरू हो रही है। एंड द P2I बैच का जो पूरा सिग्निफिकेंस है वो कैसा है कि आपकी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी प्रिपरेशन है वो यहाँ पर कवर की जाती है। एंड आइडिया यही है कि जो भी एस्पिरेंट की रिक्वायरमेंट्स उसको एड्रेस किया जा सके, कि जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होता उससे पहले तक हम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करेंगे ऑनलाइन मीडियम में। वंस यू क्लियर योर प्रीलिम्स, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो उसके बाद आपके लिए ऑप्शन बन जाता है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का, कि आप आइए दिल्ली आइए, आपका कंप्लीट रहने खाने का खर्चा स्टडी IQ यहाँ पर उठाएगा। एंड एक डिफाइंड इकोसिस्टम में मेंटर्स और एडुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी कीजिए, ताकि आपके मेंस क्लियर करने के चांसेस और बढ़ जाएं। फर्दर उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो इस पूरी जर्नी में चाहे वो नोट्स हो, मेंटरशिप हो, मॉक सेशंस हैं, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन है, एवरीथिंग इज कवर्ड, व्हाटएवर एन एस्पिरेंट रिक्वायर्स। तो उसी के चलते नया बैच अनाउंस कर दिया गया है। 7 अप्रैल से शुरुआत हो रही है। आप बैच में एनरोल कर सकते हैं, RJ Life का कूपन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड अगेन अगर कोर्स रिलेटेड भी कोई इशू रहे तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपकी हर एक संभव तरीके से जो भी सहायता हो सकती है वो यहाँ पर की जाएगी। ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि मर्जर वाली जो बात थी, कि ठीक है हमने यहाँ पर देख लिया कि 81 बॉन्ड्स के ये क्राइसिस वाली सिचुएशन क्रिएट हुई। दुबई के फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने, रेगुलेटर ने भी यहाँ पर कह दिया कि भैया एक मेजर एथिकल कंसर्न है, एक इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि वो पर्टिकुलर HDFC की DIFC ब्रांच वहां पर मेंटेन नहीं कर पाई, विच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन फिशी इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कहीं ना कहीं अंदर की फंक्शनिंग से ही बाहर आती है कि क्यों ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्यों डिले यहां पर हो रहा है। तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। अब बेसिकली जब ये HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड इन दोनों का मर्जर यहां पर हुआ, तो आइडिया यही था कि HDFC बैंक वन ऑफ द प्रीमियम बैंक्स माना जाता है, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, इंटरेस्ट मार्जिन इनका 4% से ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। एंड मोर ओवर इनके द्वारा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स भी मेंटेन किए जाते हैं। ये तो रहा बैंकिंग पार्ट। ये आता है NBFC वाला पार्ट, जो कि अपने हाउसिंग जैसे लोन्स यहां पर देते हैं, राइट। अब उनमें थोड़ी सी यील्ड कम देखने को मिलती है और ना ही इनको कोई CRSLR की लिमिट मेंटेन करनी है। अब मर्जर यहां पर किया गया कि इनकी प्रेजेंस रिटेल सेक्टर में और इनका जो स्ट्रॉन्ग बैंकिंग फाउंडेशन है, दोनों को मर्ज किया जाए HDFC बैंक में, ताकि एक स्ट्रॉन्ग पिवटल पॉइंट को क्रिएट करते हुए बैंकिंग सिस्टम को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं जो एक आइडिया है कि इंडिया से हमें ग्लोबल बैंक्स क्रिएट करने हैं,
वो ग्लोबल बैंक्स भी यहाँ पर क्रिएट की जा सके। तो उसके चलते मेगा मर्जर तो यहाँ पर किया गया, बट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेगा मर्जर कंसर्न्स यहाँ पर क्रिएट होने लग पड़े। कंसर्न्स क्या थे? सबसे पहली बात कि इनके द्वारा लोन्स तो यहाँ पर दिए जा रहे थे, एंड सिंस एचडीएफसी लिमिटेड जो कि एक एनबीएफसी वो सिग्निफिकेंट लोन्स यहाँ पर दे रहा था, तो कंसर्न क्या आता है कि डिपॉजिट्स भैया कम रह चुके हैं एंड क्रेडिट यहाँ पर ज्यादा जा रहा है। जिनकी क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो थी वही 100% की जो लिमिट है उसे यहाँ पर ब्रीच कर चुकी थी। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट कंसर्न जो कि यहाँ पर क्रिएट होता है कि डिपॉजिट्स कम है, क्रेडिट ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मर्जर की वजह से जो एचडीएफसी लिमिटेड की भी जो लोन बुक थी वो एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर मर्ज हो गई, एंड दैट वाज द फर्स्ट क्रैक पॉइंट जिसकी वजह से इनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी के कंसर्न्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब उसी केस में अगर हम यहाँ पर देखें, जो रिटर्न ऑन टेंजिबल इक्विटी, जो प्रॉफिट यहाँ पर वो जनरेट कर पा रहे थे, जो रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पर दे पा रहे थे, कि एक ऐसा समय था जब पिछले डेकेड में हमारा बैंकिंग सिस्टम मेजर एनपीए क्राइसिस से गो थ्रू कर रहा था, और उन एनपीए क्राइसिस के समय पर ये एचडीएफसी फिर भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत ही अच्छी रिटर्न यहां पर मेंटेन करके बैठा था, बिकॉज इन्होंने अपने बैंकिंग ऑपरेशंस उस तरीके से सिस्टमैटिकली अलाइन करके रखे थे। पर जब मर्जर यहां पर हुआ तो उसके बाद जब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो यहां पर बढ़ जाएगी, डिपॉजिट कम है, ज्यादा उधार दे यहां पर दिया जा रहा है, रिटर्न भी यहां पर कम हो जाएगी, जिसका रिजल्ट था कि बाकी बैंक्स ने तो फिर भी अपने आप को बाउंस बैक कर लिया उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद, बट ये फिर भी उसी लेवल पर यहां पर मेंटेन रहे, बल्कि उल्टा यहां पर हमें डिप देखने को मिल गया है। और दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से ये मर्जर शायद एचडीएफसी के लिए उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। एंड मोर ओवर, अगर हम इस पूरे सिनेरियो में ये भी समझें कि चलो भैया इनकी रिटर्न ऑन टेंजिबल इक्विटी कम हो गई, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव भी एज अ रिएक्शन यहां पर देखना जरूरी है। अब वो कैसे पता लगेगा कि भैया P2B रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या चल रही है। अब जो P2B रेशियो जो एक एचडीएफसी का बहुत ही एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम पॉइंट रहता था कि हाई प्राइस टू बुक वैल्यू ये मेंटेन करके रखते थे, अब वही प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पर सडनली डिप होने लग पड़ी। मतलब कि शेयर मार्केट में भी इनका प्राइस यहां पर डिप होने लग पड़ा कि उतनी वैल्यू तो ये क्रिएट कर रहे हैं बट मार्केट में उतना प्राइस नहीं चल रहा। एंड जब भी हमारी प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा रहती तो मतलब इन्वेस्टर्स वहां पर एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कंपनी और फर्दर रिटर्न जनरेट करके देगी, और वही उनका परसेप्शन यहां पर बदलता हुआ देखने को मिला, बिकॉज जब से दोनों ही एंटिटीज की बुक्स यहां पर मर्ज हुई हैं। एंड क्लोज टू जहां पर हम एसबीआई के साथ कहते हैं इनका गैप रहता था बहुत सिग्निफिकेंट कि ये हाई प्रीमियम लेवल का एक कंपनी के तौर पे से देखा जाता था, और वही जो गैप है वो सिग्निफिकेंटली अब रिड्यूस होने लग पड़ा है एज ऑफ 2026। एंड जो रिसेंट क्राइसिस उनकी वजह से तो डेफिनेटली एक मेजर स्लंप यहां पर आया ही है इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू में। सो दीज आर द पॉइंट्स जो कि यहां पर क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जो शायद आइडिया यहां पर रखा गया था मर्जर का, उस आइडिया के चलते जो प्रोजेक्शंस रखे गए थे शायद वो प्रोजेक्शंस उतने इजीली शोकेस नहीं हो पाए हैं, या इतना इजीली हम उन प्रोजेक्शंस को अचीव नहीं कर पाए हैं। एंड दैट इज द पॉइंट कि जहां पर एचडीएफसी के लिए फिर चैलेंज बन जाता है कि भैया हाई प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है और मेजर प्रॉफिट्स यहां पर बुक करने हैं। एंड शायद इसी वजह से जो यहां एक्शन लिया जाना चाहिए था उन पर्टिकुलर बॉन्ड्स की मिस सेलिंग के ऊपर, वो एक्शन भी इतना डिलेड देखने को मिला ताकि इस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रिजर्व किया जा सके, इस प्रीमियम को मेंटेन किया जा सके। पर जैसे चीजें सामने आई वैसे ही प्रीमियम भी यहां पर एचडीएफसी ने खो दिया। अब हालांकि मर्जर एक डेफिनेटली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दोनों ही पार्टी जो मर्ज हो रही है उनको एक साथ एक कॉन्सोनेंस में आने में थोड़ा समय लगता है, एंड दैट इज समथिंग जो कि एचडीएफसी ने भी यहां पर डेफिनेटली इंटरप्रेट किया होगा या एंटिसिपेट किया होगा कि हाँ हमें भी समय लगेगा अपना सब कुछ बैक ऑन ट्रैक यहां पर लाने में, बिकॉज एक नया एंटिटी यहां पर क्रिएट हुआ है। बट जब क्राइसिस एक एडिशनल फैक्टर यहां पर बन गए तो वल्नरेबिलिटी तो थी ही, क्राइसिस ने उस वल्नरेबिलिटी को थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दिया और एक्सपोजर यहां पर इनका और बढ़ गया। बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यहां पर समझनी जरूरी है कि बैंकिंग फंक्शंस को अगर अंडरस्टैंड किया जाए, एक डिपॉजिटर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंसर्न्स नहीं है, स्केल मेंटेन्ड है, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है, एसेट क्वालिटी भी सिग्निफिकेंटली यहां पर मेंटेन्ड है, ग्रॉस एनपीए 1.2% के अराउंड है, नेट एनपीए तो और भी ज्यादा यहां पर कम है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लोन बुक इनकी बिल्कुल क्लीन है ना, बहुत कम एनपीए लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बफर की बात करें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोस एक बहुत ही एक कंफर्टेबल रेंज में यहां पर बैठे हैं, प्रीमियम रेंज में यहां पर बैठे हैं, जो यहां पर 12% है, 9% इन्हें जो मेंटेन करनी रहती है ये 19 से 20% यहां पर मेंटेन कर रहे हैं। एंड इवन आरबीआई ने भी कंफर्म किया कि कोई फाइनेंशियल कंसर्न्स नहीं है, गवर्नेंस कंसर्न्स है, उनको डेफिनेटली यहां पर एड्रेस किया जाएगा। बट पॉइंट यहां पर क्या है? पॉइंट यहां पर है कि ये जो क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हुई है, इट इज नॉट अबाउट सर्वाइवल, कि बैंक
काम करता रहेगा या नहीं करता रहेगा। इट इज अबाउट द वैल्यूएशन, इट इज अबाउट द परसेप्शन की किस प्रकार का इंडियन बैंकिंग सिस्टम यहां पर क्रिएट हो रहा है, जिसमें हम लास्ट ईयर ही हमने देखा कि सरकार मल्टीपल टाइम्स कह चुकी हमें तो ग्लोबल बैंक्स यहां पर बनाने हैं। तो अगर ये कंसर्न्स रहेंगे तो वो ग्लोबल बैंक्स भी यहां पर नहीं बन पाएंगे। एंड देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ अनरिजॉल्व्ड लायबिलिटीज जो कि अभी भी एचडीएफसी के ऊपर है। पहली बात कि जो ये एनआरआई फ्रेंचाइजी का जो रिस्क है कि जो हमारी बाहर की जो ब्रांचेस हैं, अब भैया जाहिर सी बात है उन ब्रांचेस के जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो एचडीएफसी को और एक मेजर लेंस के साथ वहां पर देखेंगे कि भैया किस प्रकार के ऑपरेशंस यहां पर कंडक्ट कर रहे हैं। एंड मोर ओवर बहुत सारे जो आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, उनका रेमिटेंसेस का पैसा, उनका डिपॉजिट्स का पैसा इस पर्टिकुलर बैंकिंग सेटअप के द्वारा हैंडल किया जाता था। अब वही सेटअप यहां पर अगर कंसर्न्स रेज कर रहा है तो उन लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस है, जो एक पर्टिकुलर परसेप्शन है इस बैंक को लेके, जो एक मार्केट में जो उनकी वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं वैल्यू यहां पर इरोड होती हुई देखने को मिल सकती है अगर इस पूरे सिनेरियो को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व नहीं किया गया। एंड इवन जो स्विस लीगल टेल यहां पर जो चल रही है, जो स्विस सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक्टिवली रिव्यू कर रहा है इस पूरे क्रेडिट स्विस के 81 राइट ऑफ को, अब उसमें भी अगर एचडीएफसी का एक्सपोजर पाया जाता तो डेफिनेटली एक ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए मेजर कंसर्न्स क्रिएट हो जाएंगे, जो हम चाहते हैं कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में एक एफिशिएंसी यहां पर आए, बिकॉज बैंक्स के थ्रू हम अपनी विकसित भारत के गोल्स को यहां पर पूरा कर पाएंगे, उस प्रकार का डिपॉजिट इकट्ठा कर पाएंगे, बाहर के इन्वेस्टमेंट यहां पर ला पाएंगे। अब वही पर्टिकुलर कंसर्न यहां पर आ जाता है अगर ये पर्टिकुलर इशू में, इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में एचडीएफसी का भी एक्सपोजर यहां पर पाया जाता है। दैट इज द पॉइंट, जो कि एक लायबिलिटी है जो कि अभी तक अनरिजॉल्व्ड है, जो कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट यहां पर क्रिएट कर सकती है एचडीएफसी के ऊपर। बट इस पूरे सिनेरियो में अगर एक चीज देखी जाए, एचडीएफसी ने दोबारा से इंडियन कंपनीज का जो एक मेजर कंसर्न है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अपने इंटरनल इश्यूज का, उसे यहां पर हाईलाइट करता है। इन्फोसिस में हमने देखा कितने सारे विसल ब्लोअर्स वहां पर आए, सीईओ का एग्जिट वहां पर हुआ। इवन टाटाज में हमने देखा कि भैया बोर्ड रूम्स में उनके अपने डिस्प्यूट्स यहां पर चल रहे हैं बोर्ड मेंबर्स के बीच में। तो आई थिंक दैट इज द टाइम कि हम अपने देश में कंपनीज तो क्रिएट कर रहे हैं, बट उन कंपनीज की जो इंटरनल वैल्यूज हैं, उन कंपनीज की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको भी जल्द से जल्द रिजॉल्व करना यहाँ पर बहुत क्रूशियल है। तो चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या लगता है कौन इस पर्टिकुलर बैंक की कमान यहाँ पर संभालेगा, तो जरूर बताइएगा। एंड आई होप आप सभी के लिए एक वैल्यूडेशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।